नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ उजस्वी चौहान और आज आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पेशल हेल्थ शो जान है तो जहान है में। और आज हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही जाने माने पीडियाट्रिशियन, यानी कि बच्चों की सेहत के जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर पुनीत आनंद ने। डॉक्टर पुनीत फोर्टिस कांगड़ा में अपनी सर्विसेज अभी दे रहे हैं। 10 साल से भी ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। So please let us welcome Dr. Puneet to our show. Welcome to the show, Dr. Puneet. थैंक यू। मैं समाचार फर्स्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये इतने इम्पॉर्टेंट जो पॉडकास्ट है ऑन चाइल्ड हेल्थ मुझे इनवाइट करने के लिए। Thank you sir for joining us. सर तो आपका जो एक्सपीरियंस है एज अ पीडियाट्रिशियन और आपका जो बैकग्राउंड रहा है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि आपसे थोड़ा वो फेमिलियर हो जाएं, आपके बैकग्राउंड के बारे में उनको थोड़ा पता चले। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत आनंद है। पेशे से मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में मेरे को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरी जो MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की जो पढ़ाई है वो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से की है, दिल्ली से। और उसके बाद मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च दिल्ली में भी काम किया है। करेंटली मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में एज कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और यहाँ पे भी काम करते हुए मुझे मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं। ओके सर तो एक जो चाइल्ड डॉक्टर होता है, एक चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, वो बाकी डॉक्टर्स से कैसे अलग होते हैं? देखिए, जो एक पीडियाट्रिशियन और जो न्यूरोटोलॉजिस्ट होता है वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। सबको पता है कि उनको बच्चों का डॉक्टर बोला जाता है, या और सिंप्लीफाई करा जाए जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनका जो एज का जो है वो हम न्यूबॉर्न्स भी देखते हैं, इन्फेंट्स जो कि लेस देन 1 ईयर एज जो हमारा क्राइटेरिया होता है उनको भी हम देखते हैं, चिल्ड्रन स्कूल गोइंग एज उनको भी देखते हैं, और एडोलेसेंस 18 साल तक के बच्चों को भी हम देखते हैं। तो हमारा जो ब्रॉड फील्ड है, जो डे 0 से टिल 18 ईयर्स ऑफ एज जो डॉक्टर देखते हैं उनको हम पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन फील्ड्स में हमारा इन बच्चे की पूरी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मानसिक विकास, उनका न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, उन सब पे हमारा फोकस रहता है। राइट सर तो कौन सी एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों को रेगुलरली पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है कि उनको किसी एज में पर्टिकुलर रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए? या पेरेंट्स का कनेक्शन तो जब पीडियाट्रिशियन से जब बच्चा पैदा होता है तभी से जुड़ जाता है ना, कि जैसे न्यूबॉर्न की डिलीवरी हुई है तभी उनको पीडियाट्रिशियन से उनका कनेक्शन हो जाता है। तो मैं ये पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि जैसे बेबी डिलीवरी हो तब तो पीडियाट्रिशियन उनको देखते ही हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज के टाइम पे जब हॉस्पिटल में रहता है तो भी उनको पीडियाट्रिशियन देखते हैं, और आफ्टर डिस्चार्ज उनको पीडियाट्रिशियन के टच में रहना चाहिए, जैसे कि एट 2 वीक्स ऑफ एज, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स ऑफ एज, इसमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए। फिर हमारी जो रेगुलर वैक्सीनेशंस होती है जैसे कि 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 महीने पे, इस पे भी पीडियाट्रिशियन से 1 साल के अंदर कि आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि इन एजेस पे पीडियाट्रिशियन जो होते हैं ना तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, बट बच्चे की जो ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो भी आपको गाइड करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ्स पे जब हम बच्चे को ऊपर से खिलाना शुरू करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, उसके बारे में भी जो पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपको गाइड करेंगे। फिर 1 साल के बाद आपको बहुत सारी जो हमारी वैक्सीन 15 महीने पे भी होती है, 18 महीने पे भी होती है। बच्चे के कुछ बिहेवियर चेंजेस होते हैं जैसे कि टेम्पर टैंट्रम्स हैं या थंब सकिंग है, नेल बाइटिंग है, उस पर पीडियाट्रिशियन आपको गाइड कर सकते हैं। 2 साल के बाद फिर टिल 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक तो एनुअली आपको हर साल आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लेना ही चाहिए। ओके सर जैसे आपने बोला थंब सकिंग एक हैबिट होती है बच्चों को, तो ऐसी कोई टिप्स है आपके पास पेरेंट्स के लिए जिससे वो उस हैबिट में उनको कुछ? देखिए, मैंने ये देखा है कि जब थंब सकिंग बच्चा तब करता है जब वो बोर हो रहा होता है या एंग्शियस होता है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, है ना, तो वो बच्चे को कई बार लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। इवन 6 मंथ्स के बच्चे को भी अगर आप पूरा उसको अटेंशन नहीं देंगे तो उसका ध्यान अपने थंब की तरफ जाता है, उसको वो बोरियत दूर करने के लिए वो थंब सकिंग करने लग जाता है। तो इवन 1 साल से कम के ऊपर के बच्चों को भी ये जो बीमारी तो नहीं बोलेंगे, ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, थंब सकिंग, अंगूठा चूसना जिसको हम बोलते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। तो हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुस्सा नहीं करना है। कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस होके कि मेरा बच्चा सबके सामने थंब चूस रहा है तो हमें ये बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, या बाकी पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या एम्बैरेसिंग होगा, तो उसको गुस्सा करने लग जाते हैं।
गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही प्यार से उसको समझाना है, पूरा अटेंशन देना है। अगर बार बार वो थंब अपने मुंह में लेके जा रहा है तो उसको आपको हटाना है, रिमूव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आप थंब पे लगा देते हैं। जैसे कई बार मैंने सुना है कि मिर्ची लगा दी जाती है, या कोई बहुत ही जो कड़वे सब्सटेंसेस होते हैं वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब ये इस पॉडकास्ट से बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो पेरेंटिंग मिथ्स हैं या जो पेरेंटिंग बिलीव्स हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पेरेंट को यही एडवाइस करूँगा कि ये सब चीज़ें ना करें, गलत जो तरीके हैं इन जो हैबिट्स को छुड़ाने के, वो यूज़ ना करें। और कोई भी आपको कोई भी मतलब डिस्कस करना है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर डिस्कस करें। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। टॉयज भी आते हैं जो बोलते हैं कि इसकी जगह वो टीथर्स होते हैं या पैसिफायर्स होते हैं। बट ये तो यही है कि अगर आप बच्चे को अच्छी अटेंशन देंगे, या बच्चा कई बार आप किसी न्यूबॉर्न को या 6 मंथ्स के बच्चे को भी आप स्ट्रेस के माहौल में डाल देते हैं, वो नई जगह पे जाता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें भी देखा गया है कि वो अंगूठा चूसने लग जाता है। तो उनमें उन बच्चों को काम करना है, कंफर्ट देना है, प्यार देना है, उनसे भी ये बीमारी जो ये हैबिट है ये छूट जाती है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके एडोलेसेंस की एज तक वो आप पूरा ही उसको मतलब मॉनिटर करते हैं हर एज के बच्चों को और ये सब। तो सर ऐसी कौन सी मतलब मेन अहम पड़ाव होते हैं एक बच्चे के पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक की एज के, जिनके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अभी मेजर चेंजेस आएंगे इस पड़ाव पे? देखिए, वो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स हमको सब पता है कि पड़ाव जैसे आपने किया, और डेवलपमेंटल की हमारा डेवलपमेंट, जो बच्चे का विकास हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है। तो जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। कई बच्चे 1 साल पे चलना शुरू करते हैं, तो वही कुछ बच्चे 18 महीने पे भी चलना शुरू करते हैं। तो वो हमारे एक ब्रॉड रेंज होती है। बट हाँ, कुछ कुछ जो है वो एक हमारे एक कॉमन क्या बोलते हैं, पेडिग्री जो एक नॉर्मल बन जाता है कि ये तो इतने एज पे होना ही चाहिए, जो हम हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर क्या कर सकता है बच्चा, 2 साल के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए। तो उस पर हमारा जैसे अगर 0 to 2 ईयर्स तक हम देखें डाइट, जैसे कि न्यूबॉर्न टू 2 ईयर्स तक, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। जैसे कि मोटर माइलस्टोन्स है। मोटर माइलस्टोन्स में कि बच्चे ने सिर उठाना कब शुरू किया, पहली बात। दूसरा, बच्चे ने बैठना कब शुरू किया, इसमें भी हमारा विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। मैं यहाँ पे जो एजेस हैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एजेस बताई तो पेरेंट्स को टेंशन में आ जाएंगे कि मेरा बच्चा तो 6 महीने पे नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपने कहा कि सबके लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। और अगर जैसे कि बैठना कब शुरू किया, विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट, ये हमें देखना है। दूसरा, बच्चा क्रॉल कब करना शुरू हुआ, है ना, रिड़ना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। बच्चे ने खड़ा होना कब शुरू किया, चलना कब शुरू किया, ये मोटर माइलस्टोन्स है। सोशल माइलस्टोन्स में एक होता है कि बच्चा ने माँ को देख के स्माइल करना कब शुरू किया, जिसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं। बच्चे का बाकी लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, ये विदिन 2 ईयर्स हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हो जाता है हमारा जो बोलने वाले माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें जैसे मम्मा पापा या कूइंग बैबलिंग, वो कब शुरू कर रहा है। तो ये हमारे जो वोकल माइलस्टोन्स होते हैं, ये उसमें हम देखते हैं, जो 0 to 2 ईयर्स तक हम देखते हैं। दूसरा, हमारा जब 2 साल के बाद में है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, बच्चे कैसा चलना है, बच्चा चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, राइटिंग, ये सब हमारे माइलस्टोन जो होते हैं वो हम बच्चे के, जब बच्चा हमारे पास आता है हम पेरेंट्स से पूछते हैं और उसको एज अ होल एनालाइज करते हैं। राइट सर, बच्चों की वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं उनको लेके। जो नॉर्मल वैक्सीन्स होती हैं वो बेसिक वाली वो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन है कि वो वैक्सीन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार पेरेंट्स को अगर आप कहेंगे तो दे विल टेक इट मोर सीरियसली। दूसरा, कोविड वैक्सीन जो थी बच्चों के लिए जो आई थी, बड़ों के लिए भी मिसकंसेप्शन था कि जो है कोविड वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बाद में और ये सब, और कुछ पेरेंट्स बहुत स्केप्टिकल थे बच्चों को वैक्सीन लगवाने को लेके। सो दैट इज़ माई सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ़ है आपके ओपिनियन में, और फर्स्ट पार्ट है कि जो वैक्सीन होती है इन जनरल वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, वैक्सीन जो होती है हमारी जो बच्चा है उसको बहुत सारी डिजीज से बचाती है। कॉमन डिजीज से भी बचाती हैं, और जो सीरियस और जो जानलेवा बीमारी होती है उनसे भी बचाती है। पहला पॉइंट तो ये है, सीवियर जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीनेशन है बच्चे को तो बेनिफिट करती हैं, बट एज अ होल कम्युनिटी को भी बेनिफिट करती हैं। जो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, जैसे कि हमारी मीजल्स के लिए मम्स है, रुबेला है,
वो जो हमारे जो एपिडेमिक्स होते हैं उनको वो प्रिवेंट करती हैं। तो एक बच्चे को तो जो बेनिफिट है ही है उसका, बट जो दूसरे जो कम्युनिटी हैं ऑन द लार्जर साइड, उसके लिए भी हमारी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के मन में ये ख्याल रहता है, जैसे आपने ये सेकंड पार्ट जो है आपका कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो अभी तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी इतनी रोल आउट मार्केट में हुई नहीं है। बट हम दूसरी वैक्सीनेशंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मल वैक्सीनेशंस हैं, पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमें सारी वैक्सीनेशंस लगानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ वैक्सीन आती हैं, प्राइवेट में कुछ वैक्सीन आती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, फ्लू वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं आती है, वो प्राइवेट में आती है। जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, फ्लू वैक्सीन, जो 6 और 7 मंथ पे हम बच्चे को लगाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारी हमारी वैक्सीन जो प्राइवेट में आती है, गवर्नमेंट में नहीं लगती है। अब पेरेंट्स को ये लगता है कि वैक्सीनेशन लगाने से हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन दे आर ऑल सेफ, वो बच्चे को बेनिफिट देती है, बच्चे को जो सीरियस बीमारियां हैं उनसे बचाती हैं। और तो और एक मिथ बहुत कॉमन है कि वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म हो जाता है। तो ये हाँ, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगाने से कोई ऑटिज्म नहीं होता है। इनफैक्ट वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन देती हैं बच्चों को, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे बच्चा बार बार बीमार होता रहेगा, बीमार होएगा तो उसके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो खाएगा कुछ नहीं, उसके बाद वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका ब्रेन का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो मैं तो हर पेरेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि वैक्सीनेशन आपको एक सिक्योरिटी देती है, एक शील्ड बनाती है बच्चे के आसपास, जिससे उसको जो कॉमन डिजीज़ है उनसे तो प्रिवेंशन होता ही होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो सीरियस जो जानलेवा बीमारी है उनसे भी बच्चे को प्रिवेंशन मिलता है। राइट सर। सर, पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकें कि वो बच्चों को एक होलसम डाइट कैसे इंश्योर करें कि वो सही तरीके से उनको जो खाना है वो ये दिया हर जा रहा पेरेंट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेरी ओपीडी में सबसे यही एक फेवरेट सवाल होता है हर पेरेंट का कि बच्चे को एक बैलेंस डाइट हमें कैसे देनी है। तो मेरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है पेरेंट को पहली जो एक मैं एडवाइस करता हूँ कि बी अ रोल मॉडल। रोल मॉडल पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो देखेगा कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप जो शुगरी और प्रोसेस फूड्स कम ले रहे हैं, तो बच्चा भी आपको ही फॉलो करेगा। बच्चे के सबसे पहले जो रोल मॉडल होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो उन्हीं से वो सीखता है कि पेरेंट क्या खा रहे हैं, है ना, पेरेंट कैसा बर्ताव कर रहे हैं, पेरेंट कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो बी ए रोल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर बच्चों को आपको बैलेंस डाइट देनी है तो आपको भी अपने जो डेली न्यूट्रिशन है उसमें बैलेंस डाइट लेना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि बच्चों को वैरायटी दें। कई पेरेंट्स कॉमनली एक ही चीज़ बच्चों को बार बार खिलाते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चा एप्पल खा रहा है तो मुझे डेली उसको एप्पल ही देना है। अगर वो बच्चा ग्रेप्स ले रहा है या बनाना ले रहा है, एनीथिंग फॉर एनी मैटर, तो वो उसको वही कंटिन्यू करते हैं। जी। होता है कि बच्चा बोर हो जाता है, वो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन में उसको बोरियत आ जाती है, तो वो खाना वो छोड़ देता है। तो वैरायटी दें। कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, सूप, जो आप देना चाहें अपने बच्चों को, वैरायटी ज़रूर दें। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर एंड प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करने हैं। जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, जंक उसका नाम ही हिंदी में हमको पता है जंक का मतलब क्या होता है। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत सारे चिप्स देते हैं या जो भी हमारी कोक है, पेप्सी है, बच्चे भी या डब्बे वाले जो दूध हमारे जूसेस होते हैं, पैकेज जूसेस होते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा कुछ फ्रूट्स नहीं खाता है तो अगर मैं पैकेट जूस वाला दे देंगे तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। बच्चों को क्या मिलता है, कैलोरीज मिलती हैं। जो एक फ्रूट के जो फ़ायदे होते हैं, जो हाई फाइबर फ्रूट में होता है, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। तो पैकेज फूड से हमें अवॉइड करना है। मोबाइल देख के नहीं खिलाना है, बहुत ही कॉमन है। मैं कई बार जाता हूँ, हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम देखते हैं कि पेरेंट्स मोबाइल सामने लगा हुआ है और बच्चा चम्मच से अपने आप या मदर उसको खिला रहे हैं। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो ना खाने की जिद नहीं करता, बहुत ज़्यादा खा लेता है, तो इसलिए पेरेंट्स अब उसमें प्रॉब्लम क्या है हमें समझना है कि जब बच्चा मोबाइल देख रहा है तो बच्चे का जो हंगर का जो साइंस है उसको पता नहीं चलता है। उसमें वो ओवर ईटिंग करता है या अंडर ईटिंग करता है कि जब उसको मोबाइल से बोर हो गया तो वो खाना बंद कर देगा, या उसको मोबाइल अच्छा लग रहा है, उसको वो जो उसका जो मनपसंद जो राइम चल रही है या जो कार्टून चल रहा है वो चलता रहेगा, वो बच्चा तब तक खाता रहेगा। बच्चे की अपनी हंगर सेंटर है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए मोबाइल देख के ना खिलाएं, क्योंकि उसमें बच्चा खाना इंजॉय नहीं कर पाता है। जो आप बच्चे को जो टेस्ट देना चाहते हैं, जो उसके स्वीट जो उसका टेस्ट प्रोसेस आप डेवलप करना चाहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन है आजकल मोबाइल दिखा के उनको खिलाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
बी अ रोल मॉडल। अगर आप रोल मॉडल बनेंगे, आप जो एक हेल्थी डाइट न्यूट्रिशन लेंगे, बच्चा भी आपको फॉलो करेगा। राइट सर। सर जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल में होते हैं उस तरह के, मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड के, बहुत पिकी हो जाते हैं वो खाने को लेकर, कई बार बाहर खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और ये सब, तो उनको कैसे टैकल करें पेरेंट्स? ये देखिए, ये पिकी ईटर मेरे को वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पिकी ईटर तो हमने बना दिया है उसको, है ना। कोई भी बच्चा पिकी ईटर अपने आप डेवलपमेंट नहीं करता है, वो पेरेंट्स के कुछ हैबिट्स होते हैं, सब बच्चा पिकी ईटर बन जाता है। अब जो मैंने पहले चीज़ें, अभी हमने पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि वैरायटी दीजिए बच्चे को। अगर हम वैरायटी देंगे, कलरफुल फूड्स देंगे उसको, तो वो कभी पिकी ईटर नहीं बनेगा। दूसरा है कि स्क्रीन टाइम हमें अवॉइड करना है। स्क्रीन टाइम अगर चलता रहेगा बच्चे का, मोबाइल से देखेगा, तो वो पिकी ईटर बन जाता है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि ये तो स्क्रीन देके खाता है, तो जब आप मोबाइल या हटाते हैं तो वो खाना बंद कर देता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चों में एलर्जीज होती हैं, एलर्जिक होते हैं कुछ, इसलिए उनको जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम, जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, पेट में दर्द है, तो वो उस खाने से डरते हैं। तो हमें देखना है कि बच्चा किसी फूड से एलर्जिक तो नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बड़े बच्चे 8 ईयर्स 10 ईयर्स के मेरी ओपीडी में आते हैं, जो मदर्स कंप्लेन करती हैं कि कुछ खाती नहीं है या खाता नहीं है, तो उनको खाने बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, है ना। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उनसे पूछें कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। उनकी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें। यानी कि अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आपने वो ले आए और आपने वो बना दिया, उसकी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, उनको फूड जो खाना बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। तो ये भी बहुत जो चीज़ें हैं वो अहम हो जाती हैं कि जो आप पिकी ईटर जो हम बोलते हैं, उनको टैकल करने में। राइट सर। सर आई थिंक जो आपने एक पॉइंट अभी बहुत अच्छा बताया कि मोबाइल फ़ोन दिखाते हुए बड़े लोगों को भी आजकल ये आदत हो गई है कि ऐसे वेब सीरीज़ देखते हुए खाना खाने की। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। रोल मॉडल, मैंने बोला ना कि रोल मॉडल है। मैं तो हर पेरेंट को बोलता हूँ कि आपका बच्चे का जो रोल मॉडल है वो आप ही हैं, वो आपको देख रहा है। हमें लगता है कि बच्चा हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो बट आपके वो हर स्टेप को ऑब्जर्व कर रहा है। आप घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप डेली रूटीन में क्या करते हैं वो ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप भी खाना देखते हुए खाएंगे तो उसको लगता है मम्मी पापा ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे भी यही करना चाहिए। बट इन द लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट गुड फॉर दैट। वो उसके ब्रेन को तो हार्म कर रहा ही है, उसके जो नॉर्मल अदर जो, क्योंकि उसको कुछ खाना मिलेगा नहीं तो उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एज जो होल में देखा जाए, पूरे सिनेरियो देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर दैट। राइट सर। ओके सर, तो अगर हम न्यू पेरेंट्स की बात करें, जो पेरेंट्स बने ही होते हैं, उनको ऐसी कौन सी इलनेस और नॉर्मल कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो बच्चों को अर्ली ईयर्स में होती हैं, जिनके लिए पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि ये होती है, ताकि ऐसे हो तो वो एकदम से एंग्शियस ना हो जाएं और परेशान ना हो जाएं, और कैसे उनको टैकल करना? देखिए, न्यू पेरेंट्स जब बनते हैं, अगर हम न्यू बॉर्न से बात करें, न्यू बॉर्न जो बच्चा जो पैदा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो पीलिया ही होता है, बच्चे का जॉन्डिस ना, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। नवजात शिशु का पीलिया होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यू बॉर्न जॉन्डिस हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में, ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों में ये जॉन्डिस हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल होता है। ये बच्चे की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब वो टूटते हैं वो हीमोलाइज होते हैं। जब वो टूटना शुरू करते हैं तो आरबीसी जब टूटते हैं तो उनसे हमारा जो हीमोग्लोबिन जब टूटते हैं तो बिलिरुबिन प्रोडक्ट हमारा बनता है, उससे बच्चे का पीलिया होता है। तो इसमें पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको एक दिन लगता है कि कल तक तो हमारा बच्चा पिंक था, पूरा रेड था, और आज हमें येलो क्यों दिख रहे हैं। तो पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो पीलिया जिनको होता है उनकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, वो नॉर्मल अपने आप धूप दिखा के आप ठीक कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना है, अपने जो बच्चों के जो आपके जो चाइल्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं उनसे डिस्कस करें। क्योंकि कई बार जब बच्चे का जो पीलिया होता है, कई जो पेरेंट्स होते हैं वो झाड़ फूँक में विश्वास रखते हैं, उनको बहुत सारी यस, ये हमारी ओपीडी में आते हैं बहुत सारे। जो मैं इस पॉडकास्ट से ये पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस होता है वो झाड़ फूँक से ठीक नहीं होता है, दवाइयाँ देने से ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो भी ऐसे डॉक्टर जो करते हैं वो भी गलत ही करते हैं, क्योंकि वो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस होता है फोटोथेरेपी से ठीक होता है, वो भी अगर एक लेवल के ऊपर चला जाए। जब तक क्योंकि ये जो न्यूबॉर्न का जो जॉन्डिस है हर बच्चे के लिए, हर डे ऑफ लाइफ के लिए मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एवरी न्यूबॉर्न जॉन्डिस हैज़ नॉट टू बी ट्रीटेड। ये पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हर न्यूबॉर्न जॉन्डिस को हम ट्रीट नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, घर भेजते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं धूप दिखाइए, धूप से ठीक हो जाता है।
फीडिंग कराने से ठीक हो जाता है, बट इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट करना भी है तो जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, नीली लाइट में रख के इसको ठीक किया जाता है। तो ये अंधविश्वासों में ना पड़े, जो हम झाड़ फूक कराते हैं या दवाइयाँ दे देते हैं तो दवाइयों पे ना पड़े। तो पहले तो हमने न्यूबॉर्न जॉन्डिस डिस्कस किया। दूसरा जो खांसी जुकाम बच्चों में बहुत कॉमन होता है, मौसम जब चेंज होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कफ एंड कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ये आ जाता है। फीवर बहुत कॉमन होता है बच्चों में। और हम देखा जाए तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो हम उनको बोलते हैं, जैसे उसमें हमारा मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, ये आ गया। पोलियो तो हमें पता है कि इंडिया से अब इरेडिकेट हो चुका है, तो आजकल हम पोलियो की जो वैक्सीन दे रहे हैं उसका बहुत अच्छा कवरेज है। तो ये पोलियो है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम बर्थ पे देते हैं, ये हमारा हो गया। डायरिया से हमें प्रिवेंशन देना है, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, वही जैसे हमने डिस्कस किया, कफ कोल्ड हमारा ये हो गया। एस्थमा है, एलर्जी है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आजकल बड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इवन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल के बच्चों में भी आजकल कुछ उनके बिहेवियर चेंजेस ऐसे हो रहे हैं। तो ये सब कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और जो अपने पीडियाट्रिशियन से कुछ भी लगे तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, हम सभी को पता है हाइजीन की इम्पोर्टेंस, लेकिन बच्चों के अराउंड मुझे लगता है ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है हाइजीन की। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए पेरेंट्स को कि क्या प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करनी चाहिए और कैसे उनको अपने बच्चों को भी एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को हाइजीन कैसे सिखाना चाहिए कि सबसे पहले रोल मॉडल। मैंने कई बार सबको बताता हूँ कि रोल मॉडल, मेरा हमेशा पेरेंट्स को पहली एडवाइस रहती है रोल मॉडल। उनको एक तो सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग सिखाना है। हैंड वॉशिंग, कई बच्चे जो होते हैं खाना खाते हैं या इवन आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम, यूरिन करके आ रहे हैं या पॉटी करके आ रहे हैं, तो उनको सिखाना है कि हैंड वॉश करना है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो हाइजीन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो होता है हमारा हैंड वॉशिंग हाइजीन। क्योंकि बच्चे आपने देखा बहुत खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें टच करते हैं और फिर उनका सीधा हाथ मुंह में जाता है, या कई बार वो खाना भी खा लेते हैं। तो उनको ये समझाना है कि आपने या पेट से खेला, बहुत कॉमन होता है कि कई बार मैंने भी देखा कि पेट से बच्चे खेल रहे होते हैं और उसी हाथ से खाना भी खा लेते हैं, है ना। तो दैट इज़ नॉर्मल थिंग, बट हमें हैंड वॉशिंग उनको सिखाना है। हमें ये नहीं उनको बताना कि पेट को टच नहीं करना है, बट हमें ये सिखाना है कि आपने उसको टच किया है तो आपने हैंड वॉश ज़रूर करना है, पहली बात है। दूसरा ये है कि अगर किसी बाहर हम जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, पहले तो अभी वो कम हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, बट मास्क अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा ये है कि हमारा स्नीजिंग एटिकेट, कफिंग एटिकेट उनको सिखाना है कि अगर वो खांस रहे हैं तो कवर करना है, या हैंकी लेके उनको वो दिखाना है। मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जो ओपन जो फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, जो खुले में फूड्स पड़े होते हैं वो हमें अवॉइड करना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। जो हम सैनिटेशन से जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हमारा टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, इनकी भी वैक्सीन आती हैं, तो वो बच्चों को ज़रूर लगवानी है। तो ये कुछ, और अगर आप हैंड वॉश नहीं करा रहे तो उनको कम से कम सैनिटाइजेशन, जो हमारा सैनिटाइज़र होता है, आजकल तो हर बच्चे को पता है सैनिटाइज़र क्या होता है, हर घर में सैनिटाइज़र, अल्कोहल सैनिटाइज़र होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं।